स्वागत है। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग भैया जी, गुड आफ्टरनून का टाइम हो रहा है दोस्तों। और आप सभी का हम लोग क्या करते हैं, हमारे आज के इस प्यारे से सेशन के अंदर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बार जो हमारे कमेंट्स उसका साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे और फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। दोपहर के 2 बजे हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन को लेकर आप सभी के सामने आ चुके हैं। हम जब अपनी जितनी भी क्लासेस कर रहे हैं, जो हमारा ये वीर सीरीज चल रहा है, उसमें एक बहुत बड़ी परेशानी हमारे बच्चों के सामने जो थी वो ये थी कि सर, सामाजिक अध्ययन के अंदर हम लोग कैसे अधिक से अधिक नंबरों को प्राप्त कर सकते हैं, इसको लेकर कोई तरीका या फिर कोई स्ट्रेटेजी बता दीजिए। हम लोग अपनी आज की इस क्लास में उसी चीज का डिस्कशन करने वाले हैं कि जो हमारे टॉपर्स होते हैं वो किन किन स्ट्रेटेजीज को आप देखते हैं दोस्तों अपनाते हैं, वो क्या क्या तरीके होते हैं जिनको वो अपनाते हैं और पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करते हैं। हमारी आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आप सभी के साथ अपने इसी कुछ स्ट्रेटजीज को, कुछ तरीकों को आपके सामने रखेंगे। आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमारी ये जो क्लास है इसके लिंक को अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, सहेलियों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक बच्चा हमारे इस प्यारे से, आप देखते हैं दोस्तों, की सेशन को देख सके और जुड़ सके, है ना। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्तों। हर एक प्यारे बच्चे का प्यार भरा गुड इवनिंग। वैसे गुड इवनिंग तो नहीं कहेंगे, गुड आफ्टरनून का टाइम चल रहा है ना। सर मेरे पढ़ने का मन नहीं करता है, शिल्पी बच्ची कह रही है। बेटा देखो, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ने के अलावा कोई और काम है नहीं। और पढ़ाई के लिए कैसे आप अपना इंटरेस्ट पैदा कर सकती हैं, उसको लेकर हम कोई आगे का सेशन भी कर लेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, राम राम सर जी, गुड इवनिंग, राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप सभी तक हमारी आवाज बिल्कुल सही तरीके से पहुंच पा रही होगी। और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आप सभी के साथ उन बेहतरीन तरीकों को डिस्कस करेंगे जिसको आधार बनाकर जो कक्षा 10वीं के बच्चे होते हैं वो पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करते हैं। अच्छा, ये जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं, ये सामाजिक अध्ययन के अंदर तो पूरे तौर पर आप देखते हैं कि सक्सेसफुल रहेंगे ही। उसी के साथ साथ अगर आपका साइंस हुआ, मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, आप देखते हैं दोस्तों कि आपके कोई और भी सब्जेक्ट जो हुआ, उसके अंदर भी ये सारी की सारी जो स्ट्रेटेजीज या फिर जो हमारे तरीके हैं, ये आपको बहुत फायदा देने वाले हैं। स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। और बहुत रोचक तरीके से हम लोग इस बात का डिस्कशन कर लेंगे कि सोशल साइंस के अंदर वो क्या क्या बातें होंगी जिनको ध्यान में रखकर आप लोग पूरे में से पूरे अपने मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर हमने 98% की बात की है, लेकिन आप इसमें 100% स्कोर भी हासिल कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, जो बातें आपको बताई जाएंगी, इन बातों को अगर आप लोग ध्यान रखेंगे और इस बाहुबली स्ट्रेटेजी को अगर आप लोग फॉलो करेंगे, तो आप लोग पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर लेंगे। अब हम लोग बिल्कुल भी समय को व्यर्थ नहीं करते हैं, एक बार जल्दी से क्या कर लेते हैं दोस्तों, एक बार जल्दी से आप लोगों को कमेंट्स के अंदर थम्स अप दे देना होगा और फिर हम लोग हर एक चीज को आप सभी के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट्स के अंदर थम्स अप देंगे, जिसका मतलब होगा कि सर जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। सर जी आप कहां से हो? अरे भैया हम तो भारत की राजधानी दिल्ली से हैं। जल्दी, एक बार जल्दी से आप लोग थम्स अप देंगे और फिर हम लोग अपने उन प्यारे बच्चों के साथ, जो भी हमारे साथ हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं भारत के अलग अलग राज्यों से, सबके साथ चीजों को डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। हमारे हर एक बच्चे ने दोस्तों अच्छे तरीके से रिस्पांस को दे दिया है और बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अपने आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत को डिस्कस करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर हमारे पास आप देखते हैं दोस्तों कि 10 तरीके होंगे, 10 स्ट्रेटेजीज होंगी बाद में, है ना। 10 स्ट्रेटेजीज होंगी और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप सभी के साथ अपने इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो एक एक कर कर वो सारे तरीके जिनको ध्यान में रखकर कक्षा 10वीं के अंदर आप सामाजिक अध्ययन के अंदर, सोशल साइंस के अंदर पूरे में से पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसके बारे में भैया जी, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो आपका एग्जाम है, जो कक्षा 10वीं का है, जिसको आप देने जा रही हैं अगले साल मार्च या फिर फरवरी के महीने में, ये एक तरीके से आपका युद्ध है। और जब भी आप लोग युद्ध में जाते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सामने वाला दुश्मन है, उसकी क्या क्या ताकतें हैं, उसके पास क्या क्या हथियार हैं, वो किन किन चीजों पर आप पर भारी पड़ सकता है। जब आपको अपने दुश्मन के बारे में जानकारी होती है, तो आप अपनी जंग को, तब आप अपने युद्ध को आसानी से जीत सकते हैं। ऐसे ही हमें कक्षा 10वीं के संदर्भ में, अगर कक्षा 10वीं की ये जो हमारी जंग है, इसको जीतना है, तो हमारे लिए बहुत आवश्यक होगा कि हम लोग सबसे पहले अपने दुश्मन को जाने। दुश्मन से जानने से तात्पर्य है कि हम लोग अपने सिलेबस को जाने, क्योंकि अगर हम लोगों ने सिलेबस को जाना, तो हमारे लिए इस पूरे के पूरे कक्षा 10वीं के अंतर्गत संपूर्ण नंबरों को प्राप्त करना बहुत सरल हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज, जिस चीज पर आपको और हमको फोकस करना है, कि हम सभी को अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ लेना है। अब हमारे पास बहुत सारे बच्चे हमें देखने को मिलेंगे, कुछ बच्चे यूपी के होंगे, कुछ बच्चे बिहार के होंगे, कुछ झारखंड के, कुछ छत्तीसगढ़ के, कुछ मध्य प्रदेश के, उसी के साथ साथ कुछ लोग होंगे जो सीबीएसई के होंगे, जो दिल्ली, हरियाणा, है ना, पंजाब या फिर उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश के होंगे।
होंगे, आपके बोर्ड के अंदर जो जो सिलेबस लगता है वो आप अपनी बोर्ड की वेबसाइट से या फिर आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और आपके पास आपके हर एक सब्जेक्ट के आपके पास सिलेबस होने चाहिए और उस सिलेबस को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर हम लोग बात करते हैं सोशल साइंस या फिर सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में, तो हम सभी को पता है दोस्तों कि सामाजिक अध्ययन 4 चीजों को मिलाकर बन रहा है। एक है हिस्ट्री, एक है ज्योग्राफी, एक है पॉलिटिकल साइंस और एक है इकोनॉमिक्स। तो आपको सबसे पहले आपके पास आपके सारे जो भी सिलेबस है, जिस भी बोर्ड से आप आते हैं वो आपके पास होना चाहिए। फिर आपको सिलेबस की मैपिंग करनी होगी, यानी कि भैया जी आपको देखना होगा कि इतिहास में कितने चैप्टर हैं, भूगोल में या फिर राजनीतिक शास्त्र में या फिर अर्थशास्त्र में, और उसके बाद फिर आपको यह देखना होगा कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के सवाल आते हैं। जी हां, हर बोर्ड जो होता है बेटा क्या करता है, हर बोर्ड अपने वेबसाइट पर या फिर आप देखते हैं कि आप अपने स्कूल से भी सिलेबस को प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या करते हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि पूरे चैप्टर्स बताते हैं। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यहां से कितने नंबर के सवाल आएंगे, यहां से एमसीक्यू कितने आएंगे, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आएंगे। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि संवाद चैप्टर से कितने सवाल आएंगे। तो हर एक चैप्टर कितने नंबर का होता है ये भी सिलेबस में लिखा होता है। सबसे पहले सिलेबस को चेक करना है। सिलेबस के बाद हमें अपने सारे के सारे जो सामाजिक अध्ययन के अंदर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के हिस्से हैं उनको देखना है, और फिर कौन से चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है उसके हिसाब से हमें अपने पूरे के पूरे प्लान को तैयार करना है। जब हम लोग अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि भैया अब तक हमने अपने क्या देखा दोस्तों कि युद्ध में जाने से पहले जो हमारा दुश्मन था उसके बारे में जानकारी हासिल कर ली है। अब हमें पता है कि भाई हमारा ये जो सिलेबस है वो किस किस तरीके से है, और हमें यह भी पता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के अंदर कौन से चैप्टर से कितने नंबर के सवाल आने चाहिए। तो सबसे पहले अगस्त का ये महीना दोस्तों आप देखते हैं कि खत्म हो गया है। कल ही हमने 15 अगस्त मनाई है ना, 2 दिन पहले लगभग। आज 17 अगस्त हो गई है, और 17 अगस्त के दिन आप देखें दोस्तों कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मात्र 6 महीने हैं। फरवरी का महीना फुर करके उड़ जाता है तो बचे 5 महीने। अगस्त का महीना आधा खत्म हो चुका है, तो लगभग आपके पास 4.5 से 5 ही महीने बचे हैं। और इन 5 महीनों के अंदर आपको कमर तोड़कर मेहनत करनी है, क्योंकि ये जो कमर तोड़कर आप मेहनत करेंगे यही आगे चलकर आने वाले आपके भविष्य को उज्जवल बनाने वाली है। तो सबसे पहले इन 5 महीनों में कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है उसी तरीके को हम बता रहे हैं। सिलेबस को आपको ढूंढ लेना है, कौन कौन से भाग पर कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर के सवाल आने वाले हैं, उस चीज को आपको ध्यान से रखना है। ठीक है सर, ये सिलेबस हमें कहां मिलता है? बेटा आपका ये जो सिलेबस है वो आपके बोर्ड की वेबसाइट पर आपको दिख जाएगा। अगर आप लोग सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपकी वेबसाइट है cbsc.nic.in। ठीक है बेटा, यहां पर जाकर आप लोग अपनी वेबसाइट को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तो यूपी बोर्ड आप ऐसे डाल देंगे, है ना, यूपी बोर्ड, है ना, क्लास 10th आप इस तरीके से गूगल पर डाल देंगे और उसके बाद फिर वो आपके यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर आपको ले जाएगा। ऐसे ही आप बिहार बोर्ड लिखकर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको आपके सिलेबस मिल जाएगा आपके बोर्ड से संबंधित। तो इन वेबसाइट्स के जरिए आप लोग अपने सिलेबस को हासिल कर सकते हैं। जब आपने सिलेबस को हासिल कर लिया है, अब हमें पता है कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर के सवाल आने वाले हैं। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, अब हमें सबसे पहले हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, बहुत सारे जो हमारे बोर्ड्स हैं वहां पर हम देखते हैं दोस्तों कि एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है। कुछ कुछ बोर्ड्स के अंदर हम देखते हैं कि जो राज्य की पुस्तकें होती हैं उनको भी आधार बनाया जाता है। अब आपके स्कूल में या फिर आपके स्टेट के अंदर अगर एनसीईआरटी को फॉलो किया जा रहा है तो आपको एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा। एनसीईआरटी के अंदर दिए गए जितने भी आपके अध्याय हैं, जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक है, उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट को आपको रटना नहीं होगा। और इस बात को मैं हर बात अपने बच्चों से कहता आता हूं और हमें इस बात पर पूरे अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा। याद रखिएगा कि अभी आप लोग कक्षा 10वीं में आ गए हैं। आज से आने वाले 2 साल के बाद 11वीं 12वीं और फिर आप लोग कॉलेज में बैठे होंगे। भाई कॉलेज में जाने वाले जो बच्चे होते हैं वो चीजों को रटते नहीं हैं। अब आपके दिमाग का जो स्तर है ना वो धीरे धीरे बहुत विकसित हो चुका है। अब आप चीजों को समझते हैं और कक्षा 10वीं के अंदर आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि अब आप चीजों को समझकर अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना शुरू करें। वो जो रटने वाली हैबिट थी ना वो कक्षा 8वीं तक ही होती है। तो अब यहां से कक्षा 10वीं से चीजों को समझो और उसके बाद फिर उसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना शुरू करो। अपने शब्दावली का प्रयोग करते हुए उसके साधारण भाषा में उसको प्रस्तुत करो। तो रटने की बजाय चीजों को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो और फिर उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना शुरू कर दो। याद रखिएगा एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र की बात आपको बताया जा रहा है कि जब आप लोग अपने आंसर को लिखेंगे ना तो बेटा आपको हमेशा अंडरलाइन और हाईलाइट का यूज करना होगा। अब ये अंडरलाइन और हाईलाइट क्या है इसको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश कर लेते हैं। मेरे भाई जैसे अगर हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं कि अगर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं किसके बारे में, कि अगर हम लोग लिख रहे हैं, है ना, गांधी जी का आगमन। मान लो कि अगर हम लोगों की एक हेडिंग है गांधी जी का आगमन भारत में, तो
तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपनी हेडिंग को लिखेंगे और उसके बाद उसको इस तरीके से आप हाईलाइट करेंगे। तो अपने जितनी भी आपके आंसर होंगे ना, उसके अंदर आपको चीजों को हाईलाइट करना होगा। और जब पढ़ते हुए, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे होंगे, उसमें भी अगर आपको कोई महत्वपूर्ण तिथि दिखती है तो आपको अपनी पुस्तक के अंदर उसको इस तरीके से क्या कर देना होगा दोस्तों, आप देखते हैं कि पॉइंट आउट करना होगा, ताकि जब आप रिवीजन करें तो वो आपके लिए समझ सकें आप उसे। और उसी के साथ साथ दोस्तों कि आपके पास ना हर चैप्टर का सारांश भी होना चाहिए। आपने जो भी चैप्टर पढ़ा, मान लो कि कक्षा 10वीं की अगर हम लोग बात कर रहे हैं और उसमें एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। अब उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप उस चैप्टर के बारे में क्या समझ चुके हैं, उसका एक तरीके से खुद ही सारांश या फिर सार आपको लिखना होगा। और उस सार के जरिए आप क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से चीजें कर सकते हैं। सर मैं यूपी बोर्ड बैच लेना चाहता हूं, पर मैं कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकता, तो मुझे कैसे एडमिशन मिल सकता है, आयुष पूछ रहे हैं। बेटा इसके लिए आप देखिए कि आपके आसपास बहुत से दुकान वाले होंगे जहां पर वो ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे, पेटीएम या फिर आप देखते हैं कि वो किसी और संसाधन का यूज करते होंगे। तो आप वहां जाकर उनको कैश देकर आप क्या कर सकते हैं, अपनी पेमेंट करवा सकते हैं। अब तक हमने दो चीजों को डिस्कस किया है दोस्तों। हमने सबसे पहले डिस्कस किया है कि हम सभी के पास होना चाहिए सिलेबस, और सिलेबस मिलने के पास हमें अपनी जितनी भी पाठ्य पुस्तक है उसके हर एक भाग को पढ़ना होगा। पढ़ते हुए जो इंपॉर्टेंट चीजें लगे उसको किताब के अंदर ही, पुस्तक के अंदर ही हाईलाइट कर लेना है। और उसी के साथ साथ हर चैप्टर का सारांश होना चाहिए। बहुत से हमारे बच्चे हैं जो साल भर तो किताब को पढ़ते हैं, लेकिन वो किताब के ऊपर कोई भी एक बिल्कुल नई चीज, कुछ भी अपनी हेडिंग्स या फिर आप देखते हैं कि उसको अंडरलाइन नहीं करते। किताब को नया नहीं रखना है, किताब को गंदा करना है। किताब को गंदा करने से तात्पर्य कि आपको अपनी किताब के अंदर जो भी महत्वपूर्ण चीजें लगे उसको आपको नोट डाउन करते रहना है। दूसरी चीज डिस्कस करने के बाद अब हम यहां पर तीसरी चीज की तरफ बढ़ रहे हैं कि वो तीसरी क्या स्ट्रेटेजी है दोस्तों जो आपको फॉलो कर लेनी है अगस्त के महीना खत्म होने के बाद से, ताकि आप कक्षा 10वीं में सामाजिक अध्ययन के अंदर पूरे में से पूरे नंबर ला सकें। भैया जी आपको ना अपना एक स्टडी का शेड्यूल बनाना होगा। स्टडी शेड्यूल का मतलब कि आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम टेबल होना चाहिए। अब आप देखें दोस्तों कि कक्षा 10वीं को आए हुए आपके पास 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और 5 महीने बाद आपका कक्षा 10वीं का एग्जाम आपको देखने को मिलता है। जैसे ये 4 महीने एकदम कर उड़ गए ना, वैसे ही ये 5 महीने भी एकदम उड़ जाएंगे अगर आपने अभी से अपने पूरे फोकस के साथ अपने टाइम टेबल को नहीं बनाया। आपको पता है कि आप कितने बजे उठते हैं, आपको पता है कि आप कितने बजे सोते हैं, तो कक्षा 10वीं के बच्चे अगस्त के महीने से ही आप स्कूल जा रहे हैं, आप कहीं कोचिंग जाते हैं, आप पीडब्ल्यू पर क्लासेस करते हैं, उसके अलावा कम से कम 2 घंटे तो आपको अपनी सेल्फ स्टडी के निकालने होंगे। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो आपका स्कूल का होमवर्क होता है ना, उस स्कूल के होमवर्क को आपको कहां करना होगा, स्कूल के अंदर ही खत्म कर लेना होगा। अपने टाइम का सदुपयोग करना है। जो भी आपका होमवर्क आपको दिया जाता है उसे स्कूल में निपटाना है। स्कूल के हमारे कितने घंटे हो गए, 6 से 8 घंटे हो गए। उसके बाद फिर जब तुम ट्यूशन घर आते हो, खाना वाना खाते हो, तुम्हारे पास टाइम बचता है। तुम अगर पीडब्ल्यू पे क्लासेस करते हो या कहीं कोचिंग पर अगर आप जाते हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि उसके अलावा भी कम से कम 2 घंटे की आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी होगी। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, स्कूल का होमवर्क स्कूल के अंदर ही निपटाना है। स्कूल में बहुत सारे बच्चों के पास फ्री पीरियड होता है, वहां पर हमारे प्यारे बच्चे क्या करते हैं, चंपक अली तुम कैसी हो, चंपक मैं एकदम बढ़िया हूं। तुम्हारी ये जो प्यारी प्यारी बातें तुम अपनी क्लास के अंदर करते हो स्कूल में फ्री पीरियड में, उसको तुम्हें यूटिलाइज करना है कि भाई इन 5 महीने में मेरे को लगकर पढ़ाई करनी है, और अगर मैंने लगकर पढ़ाई कर ली तो मेरा कक्षा 11वीं के अंदर अच्छी जगह पर एडमिशन होगा, मेरा भविष्य बन जाएगा, मेरे माता पिता को वो मैं चीजें दे पाऊंगा जिसकी अपेक्षा मेरे माता पिता मुझसे करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, स्कूल का होमवर्क स्कूल के अंदर निपटाइए, घर पर आइए तो कम से कम 2 घंटे आपको पढ़ने हैं अगस्त के महीने में। और जब धीरे धीरे जब आपके पेपर आते चलेंगे तो दिसंबर के महीने तक आते आते आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो 4 से 5 घंटे तो हो जानी चाहिए। पूरा फोकस करना है इस हिस्ट्री पर भी, ज्योग्राफी पर भी, पॉलिटिकल साइंस पर भी और इकोनॉमिक्स पर भी। और उसी के साथ साथ दोस्तों जो भी पढ़ रहे हो उसको रिवाइज भी करते रहना है। हो सके तो हर 3 दिन के बाद, हो सके तो हर 5 दिन के बाद, अगर ऐसा भी ना हो सके तो कम से कम हर 7 दिन के बाद जो भी चीज तुम पढ़ते हो, जिस भी चैप्टर से रिलेटेड तुम जो भी चीज पढ़ रहे हो उसको आपको रिपीट करना होगा। अगर रिपीट नहीं करोगे तो दिमाग में चीजें नहीं छपती हैं। इस तरीके से आपको अपना प्लान बनाना होगा कि अगर मैंने एक चैप्टर आज पढ़ा है तो 7 दिन बाद उस चैप्टर का रिवीजन मुझे करना है ना। अब वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, चाहे सामाजिक अध्ययन का हो, चाहे आप देखते हैं कि मैथ्स का हो, चाहे आप देखते हैं कि साइंस का हो। सबसे पहले सिलेबस को देखो, उसके बाद अपनी एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर्स को खुद पढ़ो। उसके बाद तीसरी चीज जो तुम्हें फोकस करनी है वो है कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि अब 5 महीने बचे हैं और इन टाइम टेबल के द्वारा ही हम लोग अपने पूरे के पूरे चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। सर मेरे को बहुत ज्यादा नींद आती है। मेरे भाई चाय पी लो, चाय पीने से नींद नहीं आती है, नींद उड़ जाती है ना।
अगला सवाल दोस्तों, एक चौथा बिंदु जिस पर हमें फोकस कर लेना है उसको भी हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों चौथा बिंदु जो है, जो आपके यहां पर पूरे तौर पर मदद करेगा कि हम लोगों ने सबसे पहले अपने पूरे सिलेबस को देख लिया, उसके बाद फिर हम लोगों ने दोस्तों अपनी पूरी पाठ्य पुस्तक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, हमने अपना एक बहुत ही अच्छा टाइम टेबल बनाया और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ना शुरू किया, ताकि आने वाले इन 5 महीनों में हम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर 98% से ज्यादा नंबरों को प्राप्त कर सकें और अपने राज्य में टॉप कर सकें। लेकिन चौथी चीज दोस्तों क्या है, वो इन सभी चीजों को और मजबूत कर देती है, और वो है कि आपको ना अपने इफेक्टिव नोट्स बनाने हैं। अब इफेक्टिव नोट्स बनाने का मतलब क्या है कि जो भी चीज तुम पढ़ रहे हो, चाहे तुम्हारे स्कूल में अध्यापक पढ़ा रहे हैं या फिर पीडब्ल्यू की क्लासेस में पढ़ा रहे हैं या फिर कहीं आप खुद पढ़ रहे हैं, उसके खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने शुरू करो। अब मेरे भाई चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, चाहे हिस्ट्री की बात करें, चाहे ज्योग्राफी की बात करें, चाहे इकोनॉमिक्स की बात करें। इन नोट्स के जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पूरे चैप्टर का सार खुद तैयार कर सकते हैं। इसका क्या फायदा होगा कि भाई जब आप देखते हैं दोस्तों कि जब जनवरी और फरवरी का महीना आएगा, जब आपको रिवीजन करना होगा ना, तो आपको वो पूरा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपके द्वारा तैयार किए गए जितने भी आपके ये खुद से लिखे हुए आपके नोट्स होंगे ना, इसे पढ़कर आप लोग अपने रिवीजन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप लोग बहुत से उन बच्चों को देखते हैं जो पिछले साल के टॉपर्स रहे हैं या फिर उससे पिछले साल के टॉपर्स रहे हैं, उनमें एक समानता बहुत बड़े तौर पर देखी जाती है कि वो बच्चे क्या करते हैं दोस्तों कि स्वयं के नोट्स को बनाते हैं। तो कृपया करके जो भी चीजें आप पढ़ें उसके खुद ही नोट्स प्रिपेयर करें और उन नोट्स को फिर आप लोग जल्दी जल्दी क्या करें दोस्तों, आप देखते हैं कि रिवाइज करें फरवरी और जनवरी के महीने में। जनवरी फरवरी से रिवीजन होगा और वो रिवीजन आप देखते हैं कि आपके नोट्स के साथ होगा। और आप चाहें तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, कुछ फ्लैश कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड का मतलब क्या है कि दोस्तों मान लो कि एक पूरा का पूरा चैप्टर आप क्या कर सकते हैं, ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक चैप्टर में एक पेज के ऊपर रख दूंगा। जैसे मान लो कि इतिहास के अंदर हमारे 5 अध्याय है ना, तो उस पांचों के पांचों अध्यायों को एक एक पेज पर मुझे रख देना है। 5 पेज के अंदर मेरा पूरे के पूरे ये 5 चैप्टर हो जाने चाहिए। तो बहुत से बच्चे इस तरकीब को भी अपनाते हैं कि एक ही पेज के ऊपर पूरे चैप्टर का सार या फिर निचोड़ रख देते हैं, तो 5 ही पेज के अंदर उनके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरकीब को भी आप अपना सकते हैं, जो बहुत से बच्चे करते हैं। तो 4 तरीके अब तक हमने देखे। सिलेबस तैयार करो, अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ो, टाइम टेबल बनाओ और उसके बाद अपने स्वयं के नोट्स बनाना शुरू करो। अब इसके बाद क्या है बेटा कि आप सभी को पेपर के अंदर जो नंबर मिलते हैं, वो नंबर मिलते हैं किस चीज के भाई, लिखने के। और हमारे बहुत से बच्चों के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो लिखने की प्रैक्टिस उतनी ज्यादा नहीं करते हैं। जी हां, ये एक सात्विक सत्य है, ये किसी भी तरीके से झूठी बात नहीं है। हमारे सारे बच्चे इस परेशानी से अधिकतर ग्रसित हैं कि भाई वो लिखने की उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं। चीजें पढ़ लेते हैं, बैठकर पढ़ लेते हैं, लेकिन रिटन तौर पर आप देखते हैं दोस्तों कि लिखने की प्रैक्टिस आपकी नहीं होती है। और इसी बात को लेकर हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें फोकस करना होगा कि जो भी आपके प्रश्न है उनके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों कि आपको उनकी लिखकर प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए हमें क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे भाई, आप देखते हैं दोस्तों कि जिस भी बोर्ड से आप आते हो, चाहे सीबीएसई से आते हो, चाहे आप देखते हो कि चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे एमपी से हो, झारखंड से हो, आप छत्तीसगढ़ से हो, हिमाचल प्रदेश से हो या फिर पंजाब से या फिर हरियाणा से, है ना, आप कहीं से भी हो, किसी भी बोर्ड से हो, आपकी बोर्ड्स की वेबसाइट पर आप देखते हैं दोस्तों कि पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स मौजूद होते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अगर बोर्ड की वेबसाइट से कुछ सैंपल पेपर नहीं प्राप्त कर सकते तो आपको बहुत से सैंपल पेपर मिल जाते हैं, है ना, बहुत से अलग अलग जो पब्लिकेशन हाउस होते हैं उनके सैंपल पेपर आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। या फिर आपका क्या है दोस्तों कि जो बोर्ड है वो आपको क्वेश्चन बैंक भी देता है। हर बोर्ड आप देखते हैं दोस्तों कि दिसंबर के आसपास अपने हर एक बच्चे को क्वेश्चन बैंक देता है, जिसमें पिछले साल के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आधार बनाकर आप अपनी प्रैक्टिस को करेंगे और जब आप अपने आंसर को लिखेंगे ना, तो पूरे तौर पर अपने क्वेश्चन के आंसर्स को लंबे लंबा लिखना शुरू करें, उसके अंदर पूरी हेडिंग बनाकर लिखें और इस तरीके से प्रैक्टिस करें कि जैसे आप अपने बोर्ड के एग्जाम में लिखने वाले हो। अगर आप इस प्रैक्टिस को करोगे तभी आप लोग क्या कर सकते हो दोस्तों, अपने पूर्ण में से पूर्ण नंबर प्राप्त कर सकते हो। सर टाइम टेबल कैसे बनाए, मोहम्मद रेहान भाई पूछ रहे हैं। सर हम बिहार बोर्ड के हैं, क्या हम ये देख सकते हैं? हाँ बेटा जी बिल्कुल देख सकते हैं। टाइम टेबल बनाने का क्या तरीका होगा उसको हम लोग आखिर में डिस्कस करते हैं, ठीक। तो यहां तक तो हमने क्या किया दोस्तों, यहां तक तो हमने आप सभी के साथ इन 5 बातों को डिस्कस किया है। सिलेबस तैयार कीजिए, उसी के साथ साथ आपके पास आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, है ना। हमने देखा सिलेबस हो, आपने एनसीईआरटी को पढ़ा हो, जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक हो, टाइम टेबल बना हो और उसके बाद आपके खुद के नोट्स बने हो और उसके आंसर को आपको फिर लिख कर प्रैक्टिस करनी है। एक बहुत ही अच्छी चीज जो कक्षा 10वीं के बच्चों के सामने है कि आपको 5 नंबर जो है ना वो आपके मैप्स के मिल जाते हैं। और मैप्स के अंदर आपके पास सिर्फ 2 ही तरीकों से सवाल पूछा जाता है, या तो इतिहास से सवाल आते हैं या फिर भूगोल से आते हैं।
और मोटे मोटे तौर पर देखें दोस्तों तो हमारे पास मैप के लगभग आप देखते हैं दोस्तों कि 15 मैप ही हमें देखने को मिलते हैं। अगर इन 15 मैपों को आपने 10 से 12 बार देख लिया तो आप आसानी से 5 नंबर मुफ्त के हासिल कर सकते हैं। तो 15 से ज्यादा सवाल आपके मैप के नहीं है, सिर्फ इतिहास और भूगोल से ही मैप के सवाल आते हैं। और इनमें विशेषकर कौन कौन से सवाल आते हैं? आपके सवाल आ जाते हैं दोस्तों भारत की नदियों से संबंधित, या फिर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि भारत में कहां पर हमारे कारखाने मौजूद हैं, कहां पर हमारे विनिर्माण के कार्य होते हैं, उनसे संबंधित चीजें आपको आती हुई दिखती हैं। तो आप लोग क्या करें दोस्तों कि आप पूरे तौर पर वो जो 15 क्वेश्चंस आपके मैप वाले हैं उनको आप लोगों को 2 से 4 बार प्रैक्टिस करनी होगी खाली मैप रखकर, और फिर आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं 5 नंबरों के ये जो आपके मैप के क्वेश्चंस हैं इसको भी अच्छे तरीके से अर्जित कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको कुछ क्या है दोस्तों कि एक और तरीके पर भी ध्यान रखना है, और वो क्या है कि आपके आसपास होने वाली जो कुछ हाल फिलहाल की इंफॉर्मेशन है, आप देखें दोस्तों कि कोई ऐसी घटना जो आपके आसपास हो रही है, जो आप देखते हैं कि देश के संविधान से संबंधित है, कोई नया कानून आपको बनता हुआ दिखा, या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि वो कोई बात जो है वो देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित है, तो उनके बारे में भी थोड़ी मोटी जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि जब आप लोग अपने क्वेश्चन के आंसर को लिखें तो आप उस बात को भी इंडिकेट कर सकते हैं, उस बात को भी शामिल कर सकते हैं। जो बच्चे अपने क्वेश्चन के आंसर को अच्छा बनाना चाहते हैं वो पाठ्य पुस्तक की बातों को तो लिखते ही हैं, अगर उसी के साथ साथ हाल फिलहाल में कोई उसी प्रश्न से संबंधित घटना हुई होती है तो वो उसका भी उसके अंदर जिक्र करते हैं, ताकि उनके आंसर को और ज्यादा वैल्यू मिल सके, है ना। बहुत बार ऐसा होता हुआ देखा गया है ना। तो जैसे अगर एक सवाल आ सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, क्या ये कमजोर अर्थव्यवस्था है, या फिर हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो आप इसमें अपना आंसर लिख सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था आप देखें दोस्तों की कमजोर नहीं है, आगे बढ़ रही है। भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था की बात करें, भारत की जीडीपी की, तो अगर आपने हाल फिलहाल की जीडीपी के आंकड़ों को पढ़ा होगा तो आप उसे उसमें डाल सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से भी आप देखते हैं दोस्तों कि हाल फिलहाल के अंदर जो घटने वाली घटनाएं हैं उनके साथ जब आप अपने आंसर को जोड़ते हैं तो आपके नंबर बहुत अच्छे तरीके से बढ़ते हैं। अब ये जो है दोस्तों ये सामाजिक अध्ययन का सबसे बढ़िया तरीका है जिसको मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर हम लोग सामाजिक अध्ययन की बात करते हैं या फिर अगर हम लोग सोशल साइंस की बात करते हैं तो दोस्तों हम देखते हैं कि सोशल साइंस जो है वो पूरे तौर पर डिस्कशन वाला सब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है। और आपको क्या करना है, अगर आप सच में सामाजिक अध्ययन के अंदर चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, इन चारों भागों में अपने आप को निपुण बनाना चाहते हैं, अपने आप को बहुत बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो भैया ग्रुप स्टडी पर फोकस करो। अगर हो सके तो अपने साथ अपने 2-4 फ्रेंड्स को जोड़ो। ऐसे बच्चे होने चाहिए जो पढ़ने वाले हों, ऐसा ना हो जो फोन लेकर बैठने वाले हों, जो आपके समय को व्यर्थ कर दें। अगर हो सके आपके पास कुछ ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो सच में पढ़ाई में अच्छा रखते हैं, तो आप लोग क्या कर लेंगे, आप ना एक क्या कर लेंगे दोस्तों, चैप्टर उनके बीच में बांट लेंगे। एक चैप्टर कहा जाएगा कि भैया तू हिस्ट्री का पढ़कर आ, दूसरा कहेगा तू ज्योग्राफी का पढ़कर आ, तीसरा कहेगा तू पॉलिटिकल साइंस का पढ़कर आ, और चौथा कहेगा इकोनॉमिक्स का पढ़कर आ। फिर एक एक चैप्टर पर क्या होगा दोस्तों कि आप एक एक दूसरे को समझाएंगे। जो हिस्ट्री का चैप्टर होगा आप बताएंगे, सब सुनेंगे, ऐसे ही ज्योग्राफी का, ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस का और ऐसे ही इकोनॉमिक्स का। फिर आप इस पर डिस्कशन कर सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, और इसके तहत आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों कि अपनी पढ़ाई को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। पहले आपने खुद पढ़ा, फिर अपने ग्रुप को पढ़ाया, एक एक कर सारे जो टॉपिक्स थे, उसके बाद फिर आप उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, और फिर आप उसके मौखिक आंसर देना शुरू करेंगे, है ना। और ये जो तरीका है ना दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है कि आप पढ़ा भी रहे हैं और आप खुद सीख भी रहे हैं। अब हमारे आज के सेशन का आखिरी बिंदु भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा, इस बिंदु को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपके बोर्ड्स होते हैं ना वो साल के बीच में ही सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। साल के बीच में ही ये खबर आ जाती है कि कुछ चैप्टर्स को हटाया जा रहा है, कुछ चैप्टर्स को ऐड किया जा रहा है। तो इसीलिए आप जिस भी बोर्ड से संबंधित हैं उनके लेटेस्ट सिलेबस को आपको फॉलो करना है। तो आप लोग अपने बोर्ड के आप क्या जाएंगे वेबसाइट पर जाकर साल 2024 का जो भी आपका सिलेबस है उस पर आपको नजर रखनी है। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों की जो मार्किंग स्कीम है, मार्किंग स्कीम का मतलब कि भैया अगर आप देखते हैं दोस्तों की अगर 6 नंबर का सवाल है या फिर अगर 5 नंबर का सवाल है तो आपका बोर्ड उसमें किस तरीके से आपके आंसर को देखता है। मान लो कि अगर 5 नंबर का सवाल आएगा ना तो 5 नंबर के सवाल में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहले आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उस सवाल की प्रस्तावना या फिर इंट्रोडक्शन देंगे। फिर 5 नंबर के सवाल में कम से कम 5 हेडिंग्स होनी चाहिए और 5 नंबर के सवाल में आखिर में आपको निष्कर्ष भी दिया होना चाहिए। जब आप इस तरीके से अपने आंसर को लिखते हैं, इसी को मार्किंग स्कीम कहा जाता है। तो जो आंसर देने वाला चेक करने वाला टीचर होता है वो इसी आधार पर चेक करता है, हाँ भाई प्रस्तावना इंट्रोडक्शन दिया है,
आंसर का। हाँ भाई 5 हेडिंग्स कंप्लीट करी हैं, हाँ भाई सवाल का निष्कर्ष भी दिया है, और फिर आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं, फिर आपके नंबर कोई नहीं छीन सकता। तो ये 10 बातें हैं जिनको हमने अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के साथ डिस्कस किया है, जो आपकी पूरी मदद करेंगी। सोशल साइंस विषय के अंदर दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, आराम से 98% से ज्यादा नंबरों को हासिल कर सकते हैं। हालांकि ये तरीके आपके और सब्जेक्ट्स में भी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। अब यहां पर हमारे बच्चों के कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं, जैसे अंसारी साहब पूछ रहे हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं, प्लीज ये बताइए। अब आपके जो एक एक कर कुछ सवाल होंगे उनका आंसर हम लोग यहां पर डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। अब हम लोग आप सभी के साथ जो आपके एक एक क्वेश्चन होंगे उनके आंसर को डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो आप लोग अब एक एक कर पूछ सकते हैं, जो भी आपका कुछ डाउट शाउट है तो उसका आंसर हम लोग देंगे, ठीक है। सर ये मुझे अच्छा नंबर लाना है, बस एसएसटी के क्वेश्चन आंसर्स याद कैसे करें। देखिए अभी अभी मैंने हर एक बच्चे को बताया है कि आपको किसी भी चीज को याद नहीं करना है, आपको चीजों को समझना है, समझने के बाद उसे फिर आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। तो कोई भी बच्चा किसी भी चीज को रटे नहीं, कोई भी बच्चा किसी भी चीज को याद ना करे। अपेक्षा हमें यह करनी है कि हम समझें और समझने के बाद फिर उसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन करें। सर हम स्कूल नहीं जाते हैं, हमारे लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है बेटा। अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप घर पर रहकर जितने भी आपके स्कूल ना जाने वाला टाइम है उसको आप पढ़ाई के अंदर अच्छे तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं। सर मैं तो 3 दिन से ज्यादा क्यों नहीं पढ़ पाता हूं? बेटा देखिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि एक ना जो चीज आपको ध्यान देने की है, सर लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से रखना है, सर मुझे बहुत नींद आती है, सर टाइम टेबल किस तरीके से बताएं। चलिए एक एक कर जो आपके डाउट है उनको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले एक बच्चे ने पूछा है कि सर ये जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं इनका आंसर हमें किस तरीके से रखना है, ये एक बार बता दीजिए। उसी के साथ साथ एक बच्चे ने पूछा है कि सर नोट्स किस तरीके से बनते हैं, ये बता दीजिए। उसी के साथ साथ एक बच्चे ने पूछा है कि सर टाइम टेबल बनाने का क्या तरीका है, ये हमें बता दीजिए। और कोई हमारा बच्चा जिसका कोई डाउट शाउट है तो वो पूछ सकता है। सर हिस्ट्री के नोट्स कैसे बनाए, हाँ उसको डिस्कस कर लेंगे। सर लेजीनेस बहुत होती है, क्या होता है सर? सर हमें आप क्या देखते हैं दोस्तों कि बहुत ज्यादा सुस्ती आती है, बहुत लेजीनेस रहती है, पढ़ने का दिल ही नहीं चाहता, बहुत नींद आती है, जिंदगी का मतलब लगता है कि बस सोना ही है। सर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कैसे करेंगे ये बता दीजिए। ठीक है देखते हैं। चलिए तो यहां तक की चीजें हमने बहुत अच्छे तरीके से देखी हैं। सबसे पहले ये जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स को एक एक कर हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना होगा तो आपको इस तरीके से देना होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है और क्वेश्चन है ये कि गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन का वर्णन करें। एक सवाल आपका आ गया, 5 नंबर का एक सवाल है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी के द्वारा किए गए जो आपके जितने भी आंदोलन है उनका आपको वर्णन करना है। अगर मैं इसका आंसर लिखूंगा तो कोई किस तरीके से लिखूंगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा उत्तर, और उसके बाद फिर मुझे लिखना होगा क्या दोस्तों, फिर उसके बाद मैं इस क्वेश्चन का ना क्या दूंगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्रस्तावना शब्द है ना ये आपको अपने आंसर शीट पे नहीं लिखना, बस आपको यहां पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। हम अपने क्वेश्चन का आंसर देने से पहले उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे कि हम किसके बारे में आंसर दे रहे हैं। तो अब हम यहां पर बताएंगे सबसे पहले कि भैया गांधी जी भारत के अंदर क्या करते हैं, साल 1900 आप देखते हैं दोस्तों कि 15 में आते हैं और दक्षिण अफ्रीका से आते हैं। और दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी क्या करते हैं, भारतीयों के सामने एक नई सोच प्रस्तुत करते हैं जिसे सत्याग्रह कहा जाता है। और इस सत्याग्रह के आधार पर गांधी जी ने निम्नलिखित क्या किए दोस्तों, आंदोलन किए। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, अपने आंसर का एक तरीके से आप क्या देखते हैं दोस्तों कि अपने आंसर का एक तरीके से आप देखते हैं कि इंट्रोडक्शन या फिर प्रस्तावना या फिर भूमिका देनी होगी। सबसे पहले मैंने अपने आंसर की प्रस्तावना या फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि गांधी जी साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए, एक नई सोच सत्याग्रह दी और उसके आधार पर ये निम्नलिखित आंदोलन गांधी जी ने किए। फिर एक एक कर जो भी आपका आंदोलन होगा, सबसे पहले जैसे आप देखते हैं दोस्तों कि चंपारण का आंदोलन होगा, उसको आप लोग एक एक कर फिर हेडिंग बना बनाकर लिखना शुरू कर देंगे। उसके बाद फिर जो दूसरा आंदोलन आप सभी को दिखता है जिसे हम लोग खेड़ा आंदोलन कहते हैं, वो आप सभी को लिखना होगा, है ना। और उसी के साथ साथ बेटा आपको एक और चीज लिखनी होगी, क्या चीज लिखनी होगी, उसी के साथ जो तीसरी चीज आप लिख देंगे कि जो अहमदाबाद का आंदोलन था वो आप सभी को लिख देना होगा। ठीक है, जो भी आंदोलन गांधी जी के द्वारा किए गए हैं। फिर जो हमारा चौथा पॉइंट था असहयोग आंदोलन का, वो आप लिख देंगे। अच्छा याद रखिएगा, बहुत से बच्चे जब हेडिंग डालते हैं तो वो 2 चीजें कर देते हैं। क्या चीजें कर देते हैं कि वो हेडिंग डालते हुए ना 2 चीजें करते हैं। जैसे मान लो कि हमारी हेडिंग है असहयोग आंदोलन।
अब मैंने अगर पेपर के अंदर इस हेडिंग को लिखा है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस तरीके से ना 2 लाइन नीचे लगा देते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है बेटा, जो इफेक्टिव तरीका है जिससे आपका आंसर बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि आकर्षक लगने लग जाता है, आपका आंसर काफी ज्यादा मनमोहित करने वाला लगने लग जाता है, कि आप इस तरीके से ना एक बबल बना देंगे। क्या कर देंगे, इस तरीके से आप अपनी बबल बना देंगे और उसके बाद फिर अपने आंसर को लिखना शुरू करेंगे। अब मैं आपसे पूछूं, आपके हिसाब से यहां पर कौन सी चीज आपको ज्यादा आकर्षित लग रही है, ये पहले वाली हेडिंग या दूसरी वाली हेडिंग? क्या लगता है बेटा, आपको कौन सी चीज यहां पर आपको आकर्षित लग रही है, पहली वाली हेडिंग या दूसरी वाली हेडिंग? क्या लगता है, जल्दी बताइएगा। पॉइंट यहां पर सेम ही है, अगर आप ध्यान से देखें तो पॉइंट यहां पर सेम ही है। कौन सी वाली हेडिंग आपको ज्यादा इफेक्टिव लग रही है, जल्दी बताइए, है ना, जल्दी से आप लोग बताएंगे बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपने क्वेश्चन के आंसर को दिया है ना। जी हाँ, ये जो बबल वाली, ये जो यहाँ पर जो सेकंड हमारी हेडिंग है, ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। तो हमें फोकस करना है कि हमेशा हम लोगों को इस तरीके से अपनी हेडिंग्स बना बना के लिखना है। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर जितनी भी आपकी 4-5 हेडिंग्स होगी उनको आपको लिख देना है, और उसके बाद हेडिंग्स को हमेशा आपको क्या करना है बेटा, आप देखते हैं कि ये जो हमारा बबल या फिर ये जो बादल सा हम बनाते हैं, इसके अंदर आपको लिखना है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद फिर आपको हमेशा अपने आंसर को इस शब्द के साथ शुरू करना है, इस आखिरी हेडिंग के साथ, जिसे हम लोग निष्कर्ष कहते हैं। निष्कर्ष का मतलब कि आपने आखिरी आंसर लिखा ही क्यों। और इस निष्कर्ष के अंदर आप लोग इस लाइन के साथ अपने लाइन को स्टार्ट करेंगे कि उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है, उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि गांधी जी के द्वारा ये सारे के सारे आंदोलन किए गए हैं और इन आंदोलनों ने भारत के विकास में, भारत की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो अपने आंसर को इफेक्टिव बनाने का ये एक तरीका है, पहले आंसर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, भूमि का प्रस्तावना, फिर उसकी हेडिंग्स, और उसके बाद फिर आखिर में ये लाइन जिसको हम लोग निष्कर्ष कह रहे हैं। नोट्स बनाने के लिए जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं उसके साथ साथ आप अपनी चीजों को लिखना शुरू कर दीजिए, और उन नोट्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं आसानी के साथ। टाइम टेबल बनाने का जो सबसे उपयुक्त तरीका वो ये है, या फिर आपकी जो सुस्ती दूर करने का सबसे उपयुक्त तरीका ये है कि इंसान का जो ब्रेन होता है वो दिन में 2 बार आप देखते हैं दोस्तों कि हाइपर एक्टिव मोड में होता है। साइंटिस्ट ने ये बताया है कि मनुष्य का मस्तिष्क या तो एकदम आप देखते हैं कि जो हमारी मध्य रात्रि होती है, रात के आप देखते हैं कि 12 बजे के आसपास बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, या फिर एकदम अर्ली मॉर्निंग का जो हमारा टाइम है, या फिर 6 बजे का टाइम है। अब आपको अपनी पढ़ाई को कुछ इस तरीके से मैनेज करना है कि आपके जो 2 घंटे आपको अपनी पढ़ाई के लिए निकालने हैं सेल्फ स्टडी के, या तो आप रात के टाइम पर निकाल सकते हैं या फिर आप लोग सुबह के टाइम निकाल सकते हैं। जिन बच्चों को रात को पढ़ना पसंद है वो रात को पढ़ सकते हैं, है ना, 12 बजे के आसपास, या फिर 11 बजे से 1 बजे के बीच में। या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि अगर आप सुबह पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, या फिर 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको कब आपने स्कूल जाना है। तो इस टाइम पर अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी पढ़ाई का जो इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये आपके कुछ बिंदु थे, या आपके कुछ सवाल थे जिनका आंसर हमने आपके सामने रखा। ठीक है, तो सर हिस्ट्री कैसे पढ़ें? बेटा हिस्ट्री पढ़ने के लिए गेमिंग भैया आपको क्या करना है, चैप्टर को सबसे पहले आप क्या करना है कि चैप्टर को ध्यान से देखना है। चैप्टर को आधे आधे पैराग्राफ में पहले एक पेज पढ़ लीजिए, फिर उस पेज में आपने क्या पढ़ा अपने आप से सवाल पूछिए, और उसके बाद फिर उस सवाल के आंसर जब आपको मिल जाए तो फिर आप अपने नेक्स्ट पेज पर आगे बढ़ना शुरू करें। ठीक है, और सर आंसर लिखने के लिए टाइम में कितना मैनेज करना पड़ेगा? अच्छा, जब आप अपने 6 नंबर का सवाल लिखेंगे तो उसके लिए आपके पास कम से कम आप देखते हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है कि 200 शब्दों में देना है आंसर। और इसके लिए आपके ऊपर क्या है दोस्तों कि जब आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो आपके क्वेश्चन की जो स्पीड है आंसर लिखने की वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहां तक के जो हमारे ये क्वेश्चन और डिस्कशन था वो आपको बताया गया है। सर यूट्यूब पर कब कब होता है क्लास, प्लीज बता दीजिए। यूट्यूब पर हमारी क्लासेस बेटा आप देखते हैं कि मंडे के दिन, और आप देखते हैं कि फ्राइडे के दिन होती है सामाजिक अध्ययन की, वरना तो सारी क्लासेस वीर बैच के अंदर आपको दिख ही रही हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपके साथ ये जो हमारा सेशन है ये काफी फायदेमंद रहा होगा, और इन चीजों से ही संबंधित इन सभी चीजों का जो संकलन है वो हमारे एक बेहतरीन से कोर्स जो हमारा उड़ान बैच का कोर्स है उसके अंदर आपको दिख सकता है। आपको नीचे हेडिंग भी दिख रही होगी कि अभी हाल फिलहाल में 15 अगस्त का एक बहुत ही खूबसूरत सा हमारे आज़ादी का दिवस मनाया गया है, और इस आज़ादी के दिवस को ध्यान में रखते हुए अगर आप इच्छुक हैं, कक्षा 10वीं में हैं या फिर कक्षा 9th में अगर आप पढ़ते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप भारत के सबसे बेहतरीन टीचर्स के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से, कंसाइज तरीके से अपने संपूर्ण सिलेबस को तैयार कर सकें, तो उड़ान बैच जो हमारा कक्षा 10वीं का है इसके अंदर आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। आप उसकी फीस तो देख ही रहे हैं दोस्तों, आपके सामने लिखी हुई है 999, और आप अगस्त के ये जो 18 तारीख तक इसके अंदर अपने आप को एनरोल करा सकते हैं, वरना वो जो नींव वाला हमारा कक्षा 9th का बैच है
वो भी आपको 999 में पूरे 1 साल के लिए मिल रहा है। तो आप उसके अंदर भी अपने आप को एडमिशन करा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों से मुलाकात करेंगे किसी और सेशन में। आप सभी के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, और अगर आप इच्छुक हैं तो जरूर इन कोर्सेज के अंदर अपने आप को एनरोल कराइएगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद।